नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो परीक्षाएं हैं अग्निवीर वायु की, जो कि अब बहुत ही निकट है, उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी में आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं बढ़िया कॉन्सेप्ट के, जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पे हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के रूप में, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टाइप के हम 8 से 10 क्वेश्चन लेंगे, जितने आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ से। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके जैसे टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ जिनमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो उनके क्या कराएंगे, हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम उनके क्या करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन भी करा देंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का एक फायदा और है कि हम वहां पे क्या करा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंग्लिश के, जिसमें कि कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। और इसके साथ साथ ये तो आपको भी पता होगा कि इस बार क्या है, आपको इंग्लिश में भी पास होना कंपलसरी है। 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 125 नंबर का। एक आयताकार पानी की टंकी में 42,000 लीटर पानी है। इसी टंकी की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। टंकी की गहराई कितनी है? A rectangular water tank holds 42,000 liters of water. The length of this tank is 6 meters and width is 3.5 meters. What is the depth of the tank? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं इसमें। वो बोल रहा है कि क्या एक आयताकार टंकी है जिसमें 42,000 लीटर पानी मिलता है। तो देखिए आयताकार टंकी है जिसमें क्या दे रखा है, 42,000 लीटर। तो आपको पता होगा कि ये 42,000 लीटर को क्या हो जाएगा, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो कितना है, 42,000 लीटर। अब आपको ये तो पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। तो वैसे 42,000 लीटर का कितना लिख सकते हैं हम, 42 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, उसकी डेप्थ। तो देखिए ऊंचाई हो, जैसे हम अगर नीचे तल से करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, अगर ऊपर से करेंगे तो क्या हो जाएगी, गहराई जाएगी। तो वो एक ही बात है। और आपको पता होगा कि आयत का क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है L × B। और मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेप्थ ले रहे हैं, तो इसको किससे, D से डिनोट कर लेते हैं। वो कितना दे रखा है, वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूं, उसने लेंथ क्या दे रखी है, यानी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। तो 6, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3.5। तो देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, इंटू डी करना है, वो कितना है, 42 के बराबर है। ये 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 3 21, और 21 × 2 करते हैं, कितना आ जाएगा, 42। तो यहाँ से डेप्थ क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 मीटर, यानी कि उसकी जो गहराई है वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमको पता है आयत का क्या, जो आयतन होता है वो होता है L × B × H। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, गहराई, तो D से डिनोट करके 42 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेशन कर दिया, तो D कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 126। इसे में क्या कर रखा है, हमें पूछा है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। देखिए इसमें आपको कोई डायग्राम बनाने, आप सीधा एक फॉर्मूला याद रखिए, चाप की लंबाई है लेंथ ऑफ आर्क। क्या याद रखना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2πr थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। 2πr थीटा बटा 360। इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 2π की 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो 21, थीटा कितना बना रहा है, 72 डिग्री का, बटा 360 डिग्री। कुछ नहीं है, सोल्व करना है, इसको काट देंगे, 7 को 3 से कट जाएगा, 72 पंजे 360 हो गया। यहाँ से 22 दिया 66 हो गया, 66 × 2 132। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 132/5। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा
26.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 26.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर क्या, चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360, वैल्यूज पुट करी और आंसर मिल गया 26.4 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590 रुपए है, इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, फिर मैं वापस इस क्वेश्चन को लेके आऊं क्योंकि कुछ बच्चों जिन्होंने नहीं देखा तो देखिए इसको हम परसेंटेज से करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से, और इससे क्या होगा आपके 3 क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे, यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन एक छोटी सी ट्रिक से। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमें दे रखा 12%, तो 12% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4% होता है 1/25, तो 3 गुना तो ये हो जाएगा 3/25, कितना हो जाएगा 3/25। अब देखिए 25 तो क्या है मूलधन है, तो यहाँ पे मान लीजिए मूलधन कितना हो गया 25, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 3 की, तो अमाउंट यानी जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 से 28, कितने हो जाएगा 25 से 28 हो गया, 2 वर्ष के लिए है, यानी कि ये तो दे रखा है रेट, टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स, कितना दे रखा है 2 इयर्स, तो ये 2 वर्ष के लिए इसको 25 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये रेशो है, पैसे नहीं है, अगर पैसे कर लेंगे आप तो गलत हो जाएगा, हमने रेशो माना है कि इसके जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 625 रेशो, और वैसे मिश्र धन हो जाएगा वो हो जाएगा 784 रेशो, कितना हो जाएगा 784 रेशो। अब देखिए मूलधन आ गया, मान लीजिए रेशो मूलधन है, अब इसको हम मूलधन मान के क्वेश्चन में जो दे रखा है वो सोल्व करेंगे, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो मान लीजिए ये पहला वर्ष निकालेंगे, यहाँ पे आएगा दूसरा वर्ष, ठीक है, पहला दूसरा 625 का 3/25, क्योंकि 12% से ब्याज लग रहा है, तो 625 गुणा करते हैं हम 3/25 से, इसका 12% ब्याज निकालते हैं, तो 25 से काटेंगे 25 बार, यानी 25 × 3 करेंगे तो पहले वर्ष का कितना हो जाएगा 75%, 75 रेशो कितना आ जाएगा पहले वर्ष का 75 रेशो, वैसे ही दूसरे वर्ष का भी 75 रेशो हो जाएगा। अब ये तो आपको पता होगा कि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, दूसरे वर्ष के लिए भी क्या जाएगा 75 रेशो, तो ये पहले और दूसरे वर्ष का 75 रेशो ये तो हो गया साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, लेकिन हमें क्या दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज कब होगा जब हम ये जो 75 रेशो है इसका भी ब्याज लगा देंगे तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 75 रेशो का 3/25 निकालते हैं हम, तो 75 गुणा 3/25 करते तो ऐसे 3 बार घट गया, 3 × 9, तो 9 रेशो और आ गया। अब ये कंप्लीट क्या हो गया, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको जोड़ लीजिए रेशो को, तो 75 और 75 कितने हो गए 150 में 9 जोड़ेंगे तो 159 रेशो हो गया, और वो किसके बराबर दे रखा है, हमें दे रखा है 1590 रुपए के, किसके 1590 रुपए के। यहां से अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी कितनी, लगभग 10 रुपए, कितनी आ जाएगी 10 रुपए आ जाएगी, लगभग नहीं 10 रुपए आ जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10 रुपए। अब देखिए यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन गए। अब हमको क्या पूछा है, हमें पूछा साधारण ब्याज, यानी ये पूछा है साधारण ब्याज, तो हम निकाल देंगे। इसके साथ साथ हम क्या बता सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज निकालते हैं तो 75 और 75 150 रेशियो, तो 150 × 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, जो ऐसा ही हो जाएगा वो आ जाएगा 1500 रुपए, कितना आ जाएगा 1500 रुपए, ठीक है। तो ऐसा ही तो आ गया 1500 रुपए। अब मान लीजिए आपको पूछ लेता मूलधन भी पूछ लेता, तो मूलधन में क्या होता 625 × 10 करते कितना आ जाता 6250, कितना आ जाता 6250। मान लीजिए मिश्र धन पूछ लेता तो 784 × 10 करते कितना आ जाता, यह आ जाता 7840, ठीक है 7840। तो देखिए मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज तो निकाला ही है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है हमें कि कुछ भी पूछ ले तो वो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है, इजी वे में है। देखिए 12% था 3/25, 25 से 28 2 साल के लिए था, 25 से 28, 25 का यहाँ पे गुणा करके लेंगे 625, 28 को 784, इसको हमने मूलधन मान लिया। मूलधन मान के पहले वर्ष के लिए हमने क्या निकाला, ब्याज निकाला। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल के लिए क्या होता है, बराबर ही होता है, 75 रेशियो आ गया, यानी 75 अनुपात दूसरे साल के 75 अनुपात। लेकिन ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमें दे क्या रखा है, चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस 75 रेशियो भी इसको ब्याज देगा। इसका ब्याज निकालेंगे तो 9 अनुपात के बराबर आ जाएगा।
तीनों को ऐड करा तो 159 रेशियो हो गया, जो कितने के बराबर दे रखा है हमें 1590 रुपए की। तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 10 रुपए। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी इन दोनों को ऐड कर दिए 150 रेशियो, उसको गुणा 10 करा तो 1500, तो क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो गया। 1590 क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अगर हम क्या मानेंगे मूलधन निकालना है तो 625 गुणा एक अनुपात की वैल्यू है 10 रुपए, तो यहां से हो जाएगा 6250 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन एक छोटी सी ट्रिक से हो गए। अब इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप क्या कर सकते हैं, फटाक से उसको सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ जीके के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। अगला है केंचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विखंड, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है स्मृति कोश मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था IBM 650। ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये संविधान के कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, इसके अलावा जो राइट्स हो गए, कंज्यूमर राइट्स, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य के से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला है अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं? तो श्वसन प्रणाली द्वारा, ऑप्शन थर्ड। अगला है गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रीक रोम बौद्ध कला। किससे? ग्रीक रोम बौद्ध कला, ऑप्शन। क्वेश्चन है अगला, हरगोविंद खुराना संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना किससे संबंधित है? जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड से कौन संबंधित है? हरगोविंद खुराना। अगला देखिए, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ये आप सबको ही पता होगा किसको कहा जाता है, जो हमारे दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं पेले, उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड। तो ये क्या है, जो निक नेम है, जैसे कि आपको पता होगा मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? तो वो सचिन तेंदुलकर है, उनको कहा जाता है। इसके साथ साथ उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इसके अलावा लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने लिया था, टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? टर्मिनेटर सिंह कहा जाता है हरभजन सिंह को। इसके अलावा देखिए माही कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, और चीकू कहा जाता है किसे? विराट कोहली को। तो कुछ निकनेम है जो बहुत ज्यादा चर्चित है, आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल से है। अगला देखिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 20 जुलाई 1951, यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति पद पर कौन सबसे सर्वाधिक उम्र में आसीन हुआ, यानी ऐसे कौन है जो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हुए हैं? तो वो है आर वेंकटरमन। क्या है? आर वेंकटरमन क्या है? सबसे बुजुर्ग उम्र के क्या थे? राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। अगला देखिए, ओड वन आउट का है, निम्न में से भिन्न विकल्प चुनिए। तो सिंपल सा है, आपको दिख रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब फोर्थ अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाकी तीन क्या कर रहे हैं, उसको बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, जबकि फोर क्या कर रहा है? एक छोटा सा क्या कर रहा है, मान लीजिए सेक्टर बाय सेक्टर कर रहा है, उसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन शुरू के तीन वो क्या कर रहे हैं? सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन 139 ये है, यदि चिन्ह माइनस और डिवाइड तथा चार संख्याएं 4 और 8 को आपस में बदल लें तो कौन सा समीकरण सही है? यानी क्या कर रहा है कि माइनस की जगह तो डिवाइड का साइन लगा दे और 4 की जगह 8 रख दे, तो आपस में बदल ले इनको, तो कौन सा समीकरण सही है? तो देखिए 139, इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन चेक करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है 6 8 4 बराबर -1। अब देखिए आप या तो इसको ऑप्शन से देख सकते हैं कि माइनस की जगह डिवाइड रखेंगे, मान लीजिए रख दिया, तो 6 डिवाइड बाई 8 की जगह 4 रखा, तो 6/4, यानी आंसर किस में आ रहा है? रेशनल नंबर्स में आ रहा है, जबकि आंसर किस में आ रहा है? हमें इंटीजर में मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में आंसर नहीं दिया हुआ। या तो आंसर पॉइंट में आता तो हम चेक करते, यानी फर्स्ट क्या जाएगा? सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए 8 की जगह 4 लगा दिया, यहाँ पे हम 8 करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड का साइन लगाते हैं तो 6/4 का मतलब हो गया 3/2, -8 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर में यानी बटे में आएगा, लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा? 8 की जगह 4 रखेंगे, तो मान लीजिए 8 की जगह हमने 4 रख दिया, तो 4, ये पहला है। दूसरा देखिए 8 की जगह क्या रख दिया? 4। अब माइनस की जगह डिवाइड रखेंगे, अब इसको इसने उल्टा कर दिया, 6/4 4/6, आंसर तो
रेशनल नंबर में ही आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप में फटाफट चेक कर सकते हैं। पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा, फटाफट देखिए आंसर किस में नहीं आ रहा, बटे में, ऑप्शन में जैसे बराबर में -1 आ रहा है, इंटीजर है, जबकि हम आंसर निकालेंगे तो बटे में आएगा या पॉइंट में आएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएगा। पहला गलत है, सेकंड गलत है। तीसरा देखिए, तीसरा है 4 की जगह 8 रखिए, तो 8 डिवाइड की जगह हमने करा -4 और माइनस की जगह डिवाइड करा 2, वो बराबर है 6 के। तो देखिए 8 - 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 बराबर 6, यानी थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको जो बताया है इसी टाइप से आप चेक कीजिए, जब भी इंटरचेंज आए तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं। इसी के साथ साथ इनमें गलती होने के चांस भी क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा साइन का ध्यान नहीं दिया और आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 140 है, यदि 31 दिसंबर 1996 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा वार होगा। तो देखिए 1996 क्या है, सबसे पहले तो आप देखेंगे तो एक लीप ईयर है, और लीप ईयर के अंदर जो साल का पहला दिन होता है और जो साल का आखिरी दिन होता है, उनके अंदर एक वार का डिफरेंस होता है। यानी अगर साल का आखिरी दिन है वो बुधवार है, तो जो पहला दिन होगा उससे एक वार कम होगा हमेशा। या आपको देखिए, मान लीजिए साल का पहला दिन दे रखा है, तो साल का आखिरी दिन उससे अगला वार होगा एक दिन ज्यादा, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसकी, पहला और आखिरी साल का अगर पहला और आखिरी, लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ लीप ईयर के लिए। किसके है, लीप ईयर के लिए। तो मान लीजिए 31 दिसंबर 1996 को क्या है, बुधवार है, तो उससे एक कम करेंगे तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्यों, क्योंकि 1996 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। धन को दो राशियों का अनुपात, यानी किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 है तो दूसरी राशि होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141, अनुपात क्या दे रखा है धनों का, 8:9, और पहला दे रखा है 20, तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो इसको या तो आप सीधा निकाल सकते हैं। सीधा कैसे निकालेंगे, तो सीधा है, आपको पता होगा कि ये किसके बराबर होगा, तो होता है AD बराबर होता है BC के। किसके, AD बराबर होता है BC के। अनुपात से करते हैं इसको, तो AD बराबर होता है BC के। तो यहां से देखिए 8 गुणा x, वो किसके बराबर है, 9 गुणा 20 के। यहां से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 9 दूनी 18, यानी 180 बटा करेंगे 8 से, ठीक है, 180 बटा 8 के। क्योंकि कभी भी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा नहीं होता, वो हमेशा गलत होता है। अनुपात में कैसा होगा, AD बराबर BC। तो यहां से देखिए इसको काटेंगे हम, तो इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 16 करेंगे तो 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 22.5 या 22.50। तो ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 22 रुपए 50 पैसे, यानी दूसरी राशि कितनी आ गई, 22 रुपए 50 पैसे। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुपात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसे नहीं लिखना था तो वो बोल रहा है कि पहली राशि यानी पहला अनुपात किसके बराबर है, तो पहला अनुपात है 20 रुपए के बराबर। तो यहां से एक अनुपात की और मान निकाल लीजिए आप, वो हो जाएगा 20/8। अब हमें कितने का निकालना है, 9 का निकालना है। 9 गुणा का कर लीजिए तो 180/8 वो आएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो 8 अनुपात बराबर है 20 रुपए के, तो 1 अनुपात 20/8। हमें 9 अनुपात का निकालना है तो दोनों तरफ 9 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ से 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 20/8 गुना 9 यानी 22.50। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, कितनी है, 20%। तो देखिए 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कितना, 1/5। तो मान लीजिए भुजा पहले क्या थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। भुजा कितनी, 2 होती है, दूसरी भी कितनी थी पहले, 5, अब कितनी हो गई, 6। तो पहले तो थी 5, अब है 6। 5 से करेंगे तो ये 5 का हो जाएगा 25, 6 का कितना हो गया 36। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 से कितना हो गया 36, यानी कितना बढ़ गया 11। कितना बढ़ गया 11। किसके अनुपात में, पहले वाले में, हमेशा जो पहले होता है उसी के अनुपात में निकालते हैं। तो 25/11 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 25 चौके 100, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो गया क्षेत्रफल में, 44%। कितना हो गया 44%। ये तो है सीधी ट्रिक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 5 से 6 पहली हो गई, दूसरी भुजा भी 5 से 6 हो गई, 25 से 36, 11 का इंक्रीमेंट हुआ, 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100 कर दिए, 44%
उसके आ गया परसेंटेज में। दूसरा एक मेथड और होता है, वो भी इसी तरह का होता है कि मान लीजिए पहले 100 था, प्लस कितना हो गया, तो कितना परसेंट कितना आ रहा है 20, तो प्लस 20% आ गया। दोबारा भी कितना था, दूसरी पहली भुजा भी 100 है, दूसरी भी 100 है, कंप्लीट बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 120 गुणा 120 बटा करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 144 हो गया। पहले कितना था 100 था, यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया 44% इंक्रीज हो गया। तो आप कैसे भी निकालिए, ये मेथड भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा है। कन्वर्ट तो आपको आता ही होगा, परसेंटेज को जब भी फैक्टर में करते हैं तो बटा 100 करके सोल्व करते हैं, 20 का 1/5 करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सा सीधा सा मेथड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि परसेंटेज क्या है, कंप्लीट मैथ का, कंप्लीट ना माने तो भी आधे मैथ का गुरुजी अकेला क्या है, परसेंटेज है। यानी अगर आप परसेंटेज अच्छे से कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कोई से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से मैथ बहुत इजी हो जाती है। अगला देखिए, अगला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बढ़ाओ। तो देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी 36 सीपी, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 30 एसपी के, सेलिंग प्राइस के, ये बराबर है। अब देखिए यहां से क्या करना है, एसपी बटा सीपी निकाल लेते हैं। एसपी बटा सीपी कैसे आएगा, इस सीपी को यहाँ पे ले जाइए, 30 को इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा 36 बटा 30, इसको काट दीजिए 6 से, 6 36, 6 पंजे 30। अब देखिए वही परसेंटेज का है, पहले कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 6, यानी कि परसेंटेज अगर हम प्रॉफिट निकालें तो किसके में, सीपी के रेस्पेक्ट में आएगा, ये तो सबको पता है। सीपी 5 से कितना हो गया, सीपी 6, यानी कि कितने का लाभ हुआ उसको, 1 का हुआ, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, सीपी यानी 5 के में, गुणा कर देंगे 100, कितना जाएगा 20%। ये लीजिए, कोई कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आंसर आ गया। प्लस माइनस वो मान ले, क्या मानना है, सीधा ही मान लीजिए 36 सीपी 30 एसपी के बराबर है, एसपी बटा सीपी आ गया 6/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस आपने 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया, यानी आपको लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 5 रुपए का खरीदा था, उसके रेस्पेक्ट में गुणा 100 करेंगे तो 20% का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक्स बताए हैं, वो आपके एग्जाम में काम आएगी। ऐसी और क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लास को देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी परसेंटेज के हो गए, रेशियो हो गया, इसके अलावा जो प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन सब का क्या करिए, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए जिससे कि कुछ डाउट आपके मन में रहे।